क्या आपको पता है कि एक ऐसी फिल्म जिसे आज भी लोग सिर्फ एक एक्शन मूवी समझते हैं, असल में एक पूरी सभ्यता की सोच, राजनीति, युद्ध की रणनीति और पावर की साइकोलॉजी को दिखाती है? और क्या यह भी सच है कि जो कहानी हमें दिखाई गई वो पूरी सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक खास नजरिए से बनाई गई थी? आज हम बात कर रहे हैं 300 की, एक ऐसी फिल्म जिसने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। स्लो मोशन फाइट सीन, डार्क सिनेमैटिक लुक, मस्कुलर वॉरियर्स और वो डायलॉग दिस इज स्पर्ता जो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म थी या इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी थी जिसे उस समय की जनरेशन ने एक तरीके से देखा और आज की जनरेशन उसे बिल्कुल अलग तरीके से देख सकती है? जब यह फिल्म 2006 में आई तब सोशल मीडिया का दौर आज जैसा नहीं था। आज की तरह हर चीज पर फैक्ट चेक, जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस और कल्चरल डिबेट्स नहीं होते थे। लोग थिएटर में गए, फिल्म देखी और बाहर निकलकर बोले क्या विजुअल्स थे। लेकिन आज की जनरेशन अलग है। आज के युवा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखते, वो नैरेटिव को भी समझते हैं। वो पूछते हैं कहानी किसके नजरिए से है, किसे हीरो बनाया गया, किसे विलेन और क्यों। फिल्म की कहानी 480 बीसी की मशहूर लड़ाई पर आधारित है, बैटल ऑफ थर्मोपाइली। इसमें दिखाया गया कि कैसे स्पार्टा के राजा लियोनाइडस 300 सैनिकों के साथ विशाल फारसी सेना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में फारसी साम्राज्य को एक अजीब, लगभग मॉन्स्टर जैसी ताकत के रूप में दिखाया गया है। उनके राजा जर्क्सीस को एक लगभग गॉडलाइक, डरावने और अजीब रूप में पेश किया गया है। दूसरी तरफ स्पार्टन सैनिकों को आदर्श, अनुशासित, मजबूत और फ्रीडम के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में दिखाया गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आज की जनरेशन जब इस फिल्म को देखती है तो सिर्फ तलवारें और खून नहीं देखती, वो देखती है कि कैसे एक सभ्यता को पूरी तरह अच्छा और दूसरी को पूरी तरह बुरा दिखाया गया। वो पूछती है क्या फारसी साम्राज्य सच में इतना क्रूर और असभ्य था, या ये एक सिनेमैटिक एक्सेजरेशन था? क्या ये फिल्म सिर्फ इतिहास का रिटेलिंग है या एक कॉमिक बुक स्टाइल का विजुअल नैरेटिव? बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म एक ग्राफिक नॉवेल पर आधारित है जिसे फ्रैंक मिलर ने लिखा था। और फ्रैंक मिलर की स्टाइल ही बहुत हाइपर ड्रामेटिक और एक्सट्रीम विजुअल्स वाली है। मतलब ये कि फिल्म का मकसद पूरी तरह ऐतिहासिक सच्चाई दिखाना नहीं था, बल्कि एक मिथिकल, लगभग लीजेंड जैसा अनुभव देना था। लेकिन जब कोई फिल्म इतनी पावरफुल विजुअल्स के साथ आती है तो वो लोगों के दिमाग में इतिहास की इमेज भी बना देती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश या सभ्यता को बार बार फिल्मों में विलेन की तरह दिखाया जाए तो हमारी सोच पर उसका क्या असर पड़ता है? आज जब जियोपॉलिटिक्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और मीडिया नैरेटिव्स पर खुलकर चर्चा होती है तो 300 को एक नए एंगल से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे वेस्ट बनाम ईस्ट के नैरेटिव के रूप में देखते हैं, कुछ इसे फ्रीडम बनाम टायरनी की कहानी मानते हैं और कुछ इसे बस एक स्टाइलाइज्ड फैंटेसी एक्शन मानकर एंजॉय करते हैं। लेकिन असली दिलचस्प सवाल यह है, क्या स्पार्टा सच में फ्रीडम का प्रतीक था? इतिहास बताता है कि स्पार्टा एक मिलिट्री स्टेट था जहां बचपन से ही लड़कों को कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी। समाज पूरी तरह युद्ध केंद्रित था। वहां डेमोक्रेसी एथेंस जैसी नहीं थी। तो फिर फिल्म में उन्हें फ्री वर्ल्ड का रक्षक क्यों दिखाया गया? क्या यह सिर्फ कहानी को सरल बनाने के लिए था या इसके पीछे कोई गहरी सोच काम कर रही थी? और दूसरी तरफ फारसी साम्राज्य, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और संगठित साम्राज्यों में से एक था, उसे लगभग एक डरावनी, अजीब और असामान्य ताकत के रूप में दिखाया गया। क्या यह कॉमिक बुक स्टाइल की वजह से था या उस समय के ग्लोबल पॉलिटिकल माहौल ने भी इस प्रेजेंटेशन को प्रभावित किया? यही वो पॉइंट है जहां 300 सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, बल्कि एक केस स्टडी बन जाती है, एक ऐसा उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि सिनेमा कैसे इतिहास को आकार देता है, कैसे विजुअल्स हमारी सोच पर असर डालते हैं और कैसे एक जनरेशन की समझ दूसरी जनरेशन से बिल्कुल अलग हो सकती है। आज की जनरेशन जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है, वो सवाल पूछती है, वो बैकग्राउंड पढ़ती है, वो तुलना करती है, वो पूछती है हमें क्या दिखाया गया और क्यों। और शायद इसी वजह से 300 को आज फिर से समझने की जरूरत है, बिना गुस्से, बिना अंधभक्ति, सिर्फ शांत और गहराई से। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि इस फिल्म के विजुअल स्टाइल, नैरेटिव स्ट्रक्चर और उस समय के ग्लोबल माहौल ने मिलकर कैसे एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया
जिसने पूरी दुनिया में एक खास तरह की सोच को पॉपुलर किया। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इतिहास की असली लड़ाई और फिल्म की लड़ाई में कितना फर्क था, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। जब हम 300 को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि ये फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को नहीं दिखा रही थी, बल्कि एक खास तरह का विजुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस बना रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जैक स्नाइडर, जिनकी स्टाइल ही बहुत डार्क, स्टाइलाइज्ड और स्लो मोशन से भरपूर रही है। उन्होंने इस कहानी को रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं, बल्कि एक ग्राफिक नॉवेल को जीवंत करने की तरह ट्रीट किया। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर हुई थी। बैकग्राउंड, आसमान, यहां तक कि कई लड़ाइयों के सीन भी डिजिटल तरीके से बनाए गए। इसका मकसद था रियल वर्ल्ड जैसा नहीं, बल्कि एक मिथिकल वर्ल्ड बनाना। यही वजह है कि हर फ्रेम पेंटिंग जैसा दिखता है। हर योद्धा लगभग सुपर ह्यूमन लगता है। स्पार्टन सैनिकों के शरीर, उनकी चाल, उनकी आवाज, सब कुछ एक आइडियलाइज्ड इमेज बनाता है। दूसरी तरफ फारसी सेना को जानबूझकर अजीब, मॉन्स्टर जैसा और असामान्य दिखाया गया। सवाल यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि कहानी असल में एक स्पार्टन सैनिक के नजरिए से सुनाई जा रही है। यानी ये एक तरह का वार टाइम प्रोपेगेंडा स्टाइल नरेशन है। जब कोई सैनिक अपने राजा और अपने देश की कहानी सुनाता है तो क्या वो दुश्मन को संतुलित और पॉजिटिव दिखाएगा? शायद नहीं। वो अपने दुश्मन को बड़ा, खतरनाक और लगभग राक्षसी रूप में पेश करेगा, ताकि अपने बलिदान को और महान दिखा सके। यही सिनेमैटिक ट्रिक यहाँ काम करती है। लेकिन अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। असली बैटल ऑफ थर्मोपाइली में सिर्फ 300 स्पार्टन नहीं थे। इतिहासकारों के मुताबिक लगभग 7000 ग्रीक सैनिक शुरुआत में मौजूद थे, जिनमें अलग अलग सिटी स्टेट्स के लोग शामिल थे। बाद में जब हालात बिगड़े तब भी करीब 1000 से ज्यादा सैनिक आखिरी तक डटे रहे। लेकिन फिल्म ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ 300 बनाम लाखों की सेना। क्यों? क्योंकि 300 का आंकड़ा ज्यादा सिंबॉलिक है, ज्यादा याद रहने वाला है और ज्यादा इमोशनल इंपैक्ट डालता है। फारसी सेना के बारे में भी फिल्म में कहा गया कि वो लाखों में थी, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्या काफी कम थी, शायद 1 लाख से भी कम। उस दौर में इतने बड़े स्तर पर लाखों सैनिकों को सप्लाई और मैनेज करना लगभग नामुमकिन था। यानी फिल्म ने दोनों तरफ के आंकड़ों को एक्सट्रीम कर दिया, ताकि डेविड बनाम गोलियत वाली फीलिंग और मजबूत हो सके। अगर आपको अभी तक का हिस्सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी गहराई में जाने वाले हैं, जहां बात सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और नैरेटिव की होगी। अब जरा उस समय के ग्लोबल माहौल को याद कीजिए जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। 2000 के दशक की शुरुआत में दुनिया टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर और मिडिल ईस्ट के संघर्षों से जूझ रही थी। वेस्ट बनाम ईस्ट की बहसें मीडिया में छाई रहती थी। ऐसे माहौल में एक फिल्म आती है जिसमें एक वेस्टर्न सभ्यता को फ्रीडम का रक्षक और एक ईस्टर्न साम्राज्य को टायरनी के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या उस दौर की सामूहिक सोच का असर? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म सीधे सीधे कोई मॉडर्न पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन सिनेमा अक्सर उस समय की भावनाओं को अनजाने में कैप्चर कर लेता है। जब दर्शक थिएटर में बैठकर स्पार्टन सैनिकों को फ्रीडम के लिए मरते हुए देखते हैं तो वो अपने समय के संघर्षों से उसे जोड़ सकते हैं। यही सिनेमा की ताकत है। वो सीधा नहीं कहता, लेकिन इमोशन के जरिए मैसेज पहुंचा देता है। अब बात करते हैं स्पार्टा की असल सामाजिक व्यवस्था की। फिल्म में स्पार्टा को एक आदर्श समाज की तरह दिखाया गया, जहां हर आदमी मजबूत है, बहादुर है और देश के लिए मरने को तैयार है। लेकिन इतिहास बताता है कि स्पार्टा में बड़ी संख्या में हेलोट्स नाम के गुलाम थे, जो खेती और मेहनत का काम करते थे। स्पार्टन नागरिक खुद को योद्धा मानते थे, लेकिन उनकी पूरी व्यवस्था गुलामों के श्रम पर टिकी थी। तो क्या यह सच में फ्रीडम का मॉडल था या एक मिलिट्री एलिट का शासन? दूसरी तरफ फारसी साम्राज्य, जिसे फिल्म में लगभग एक डार्क फैंटेसी विलेन की तरह दिखाया गया, असल में अपने समय का काफी एडवांस्ड और संगठित साम्राज्य था। वहां अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को कुछ हद तक स्वतंत्रता दी जाती थी। रोड नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और टैक्सेशन स्ट्रक्चर काफी विकसित थे। लेकिन फिल्म में इन पहलुओं की कोई जगह नहीं है, क्योंकि कहानी का फोकस बैटल और बलिदान पर है, न कि एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी पर। यानी हमें जो दिखाया गया वो एक साइड की स्टोरी थी, और वो भी स्टाइलाइज्ड, ड्रामेटाइज्ड और एक्सट्रीम रूप में। और यही वो जगह है जहां आज की जनरेशन इस फिल्म को नए नजरिए से देख सकती है।
वो पूछ सकती है, क्या हम जो भी स्क्रीन पर देखते हैं उसे सीधे इतिहास मान लें या उसे एक आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन की तरह देखें? आगे हम समझेंगे कि इस फिल्म का असर क्या हुआ, कैसे इसने पॉप कल्चर, फिटनेस ट्रेंड, मेम कल्चर और यहां तक कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर भी असर डाला। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज 300 जैसी फिल्म पहली बार रिलीज होती तो क्या उसे उसी तरह रिस्पॉन्स मिलता या आज की ऑडियंस उससे अलग तरह के सवाल पूछती? कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है। जब 300 रिलीज हुई तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पॉप कल्चर फेनोमेन बन जाएगी, जिनमें अचानक स्पार्टन बॉडी का ट्रेंड शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर दिस इज स्पार्टा मीम बन गया। स्कूल और कॉलेज के युवाओं के बीच स्पार्टन डिसिप्लिन, मर्दानगी और बलिदान की इमेज एक तरह का आइकॉन बन गई। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका असर सिर्फ फिटनेस और मीम तक सीमित था या इससे आगे भी कुछ बदला? आज की जनरेशन जो हर चीज को एनालाइज करती है, वो 300 को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मानती। वो देखती है कि फिल्म ने हीरो और विलेन की परिभाषा कितनी स्पष्ट और कठोर बना दी। एक तरफ बिल्कुल सफेद, साहसी, त्यागी, देशभक्त, दूसरी तरफ बिल्कुल काला, अजीब, अमानवीय, डरावना। असल जिंदगी में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। कोई भी सभ्यता पूरी तरह देवदूत या पूरी तरह दानव नहीं होती। लेकिन फिल्म की भाषा एक्सट्रीम है क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन ज्यादा याद रहते हैं। यही वजह है कि कुछ आलोचकों ने कहा कि इस फिल्म ने ईस्ट बनाम वेस्ट के नैरेटिव को मजबूत किया। वही कई लोग इसे सिर्फ एक स्टाइलाइज्ड ग्राफिक अडेप्टेशन मानते हैं जिसमें रियलिज्म की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। दोनों पक्षों में तर्क है। अगर आप इसे इतिहास की किताब समझेंगे तो आप निराश होंगे। अगर आप इसे एक मिथिकल वॉर स्टोरी समझेंगे तो शायद आप इसकी विजुअल और इमोशनल पावर को ज्यादा सराहेंगे। लेकिन असली असर तब दिखता है जब हम सोचते हैं कि ऐसी फिल्में हमारे दिमाग में आइडियल लीडर की इमेज कैसे बनाती हैं। किंग लियोनाइडस को फिल्म में एक ऐसे नेता के रूप में दिखाया गया है जो झुकता नहीं, समझौता नहीं करता और आखिरी सांस तक लड़ता है। ये इमेज बहुत आकर्षक है। हर जनरेशन को ऐसे लीडर पसंद आते हैं जो स्ट्रॉन्ग दिखें, क्लियर बोले और बिना डर के फैसले ले। लेकिन असल दुनिया में लीडरशिप सिर्फ तलवार उठाने से नहीं चलती। उसमें डिप्लोमेसी, बातचीत, रणनीति और कई बार समझौता भी शामिल होता है। अब जरा सोचिए, अगर आज 300 जैसी फिल्म पहली बार रिलीज होती तो क्या होता? आज सोशल मीडिया पर तुरंत फैक्ट चेक शुरू हो जाता। लोग थ्रेड्स लिखते, असल इतिहास क्या था? कुछ लोग फिल्म को कल्चरल मिसरिप्रेजेंटेशन कहते, कुछ लोग कहते ये तो सिर्फ फिक्शन है, इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? यानी आज की ऑडियंस ज्यादा विभाजित भी है और ज्यादा जागरूक भी। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की बात करें तो फिल्म ने विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। स्लो मोशन फाइट सीन, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग और कॉमिक बुक स्टाइल फ्रेमिंग बाद में कई फिल्मों और गेम्स में दिखाई दी। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट शायद इससे भी गहरा है। इसने दिखाया कि इतिहास को मिथ में बदलना कितना आसान है। बस कुछ विजुअल एलिमेंट्स बढ़ा दो, कुछ कैरेक्टर एक्सट्रीम बना दो और कहानी एक लेजेंड बन जाती है। भारत और साउथ एशिया के दर्शकों के लिए भी ये फिल्म इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हम खुद भी इतिहास और मिथ के बीच की रेखा से जूझते हैं। हमारी अपनी कहानियां, हमारे अपने योद्धा, हमारी अपनी सभ्यताएं कई बार फिल्मों और सीरीज में बहुत ग्लोरीफाइड या बहुत डिमोनाइज्ड रूप में दिखाई जाती है। तब सवाल वही उठता है, क्या हम कहानी का आनंद ले रहे हैं या उसे बिना सवाल किए सच मान रहे हैं? अब एक व्हाट इफ सिचुएशन सोचिए। क्या होगा अगर कोई फिल्म आपकी सभ्यता को पूरी तरह खलनायक की तरह दिखाए? आपको कैसा लगेगा? क्या आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो फिक्शन है, या आपको लगेगा कि आपकी पहचान को गलत तरीके से पेश किया गया? यही संवेदनशीलता आज की जनरेशन में ज्यादा दिखती है। वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर सतर्क है। लेकिन दूसरी तरफ एक और एंगल भी है। अगर हम हर फिल्म से 100% ऐतिहासिक सटीकता की उम्मीद करेंगे तो क्या क्रिएटिव फ्रीडम खत्म नहीं हो जाएगी? सिनेमा का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं बल्कि इमोशन पैदा करना भी है। 300 ने इमोशन पैदा किया, साहस का, बलिदान का, आखिरी दम तक लड़ने का, और ये इमोशन ही उसकी असली ताकत है। तो फिर बैलेंस कहाँ है? शायद बैलेंस इस बात में है कि हम फिल्म को फिल्म की तरह देखें और इतिहास को इतिहास की तरह। अगर हम जानते हैं कि ये एक स्टाइलाइज्ड नैरेटिव है तो हम उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं और साथ ही उसकी सीमाओं को भी समझ सकते हैं। समस्या तब होती है जब स्क्रीन पर दिखाया गया वर्जन ही हमारे दिमाग में पूरा सच बन जाता है।
आने वाले समय में एआई, डीपफेक और हाइपर रियलिस्टिक वीएफएक्स के दौर में ये सवाल और भी बड़ा हो जाएगा। जब हर चीज इतनी असली लगेगी कि फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि हम सवाल पूछें। 300 एक शुरुआती उदाहरण है कि कैसे स्टाइल, नैरेशन और पॉलिटिकल माहौल मिलकर एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जो सालों तक लोगों की सोच को प्रभावित करे। अब अंतिम हिस्से में हम पूरी कहानी को समेटेंगे। हम देखेंगे कि 300 को आज की जनरेशन किस नजरिए से देख सकती है, इससे क्या सीख ली जा सकती है, और आखिरकार क्या ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पीस है या एक बड़ा सबक। जब हम पूरी बातचीत को पीछे मुड़कर देखते हैं तो 300 सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं लगती। ये एक उदाहरण बन जाती है कि सिनेमा कैसे इतिहास को स्टाइल, इमोशन और नैरेटिव के जरिए नया रूप दे सकता है। हमने देखा कि असली बैटल ऑफ थर्मोपाइली एक जटिल ऐतिहासिक घटना थी जिसमें कई ग्रीक सिटी स्टेट शामिल थे, लेकिन फिल्म ने उसे 300 योद्धाओं की लगभग मिथकीय कहानी में बदल दिया। हमने ये भी समझा कि स्पार्टा को फ्रीडम्स का प्रतीक और फारसी साम्राज्य को टायरनी का चेहरा बनाकर कहानी को बेहद साफ और ड्रामेटिक बना दिया गया। लेकिन क्या ये गलत है? जरूरी नहीं। सिनेमा का काम हमेशा इतिहास की किताब बनना नहीं होता। कई बार उसका काम एक भावना जगाना होता है, और इस मामले में फिल्म ने साहस, बलिदान और आखिरी सांस तक खड़े रहने की भावना को बेहद ताकतवर तरीके से दिखाया। डायरेक्टर की विजुअल स्टाइल, स्लो मोशन बैटल सीन और लगभग पेंटिंग जैसे फ्रेम्स ने इसे एक अलग पहचान दी। ये एक ग्राफिक नॉवेल की आत्मा को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश थी, न कि पूरी तरह तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्री। लेकिन आज की जनरेशन के लिए असली सबक यहाँ छिपा है। हमें यह समझना होगा कि हर कहानी किसी न किसी नजरिए से कही जाती है। जब कहानी एक स्पार्टन सैनिक के मुंह से सुनाई जाती है तो वो अपने दुश्मन को राक्षस की तरह ही दिखाएगा, वो अपने राजा को आदर्श बनाएगा, वो अपने बलिदान को महान बताएगा, और यही इंसानी स्वभाव है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस नैरेटिव को बिना सवाल किए अंतिम सत्य मान लेते हैं। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और ओपन सोर्स जानकारी के दौर में हमारे पास पहले से ज्यादा ताकत है। हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, हम अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि एक फिल्म एक कलात्मक इंटरप्रिटेशन है, न कि पूरी सच्चाई। 300 को अगर आज की जनरेशन इस समझ के साथ देखे तो वो उससे दो चीजें एक साथ ले सकती है। एक तरफ प्रेरणा और एंटरटेनमेंट, और दूसरी तरफ आलोचनात्मक सोच। एक और महत्वपूर्ण बात है पावर की इमेज। फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग, अडिग और समझौता न करने वाला नेता दिखाया गया है। ये इमेज आकर्षक है, लेकिन असल दुनिया में लीडरशिप सिर्फ बहादुरी से नहीं चलती, बल्कि संतुलन, बातचीत और रणनीति से भी चलती है। अगर हम सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए गए आइडियल को ही असली मॉडल मान ले तो हम जटिल वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर सभ्यता की अपनी कहानी होती है। अगर किसी एक पक्ष को पूरी तरह अच्छा और दूसरे को पूरी तरह बुरा दिखाया जाए तो वो कहानी सरल तो हो जाती है, लेकिन अधूरी भी हो जाती है। और अधूरी कहानी अक्सर सबसे ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि वो भावनाओं को सीधे छूती है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ फिल्म मेकर की नहीं, दर्शक की भी है। तो आखिरकार 300 क्या है? एक विजुअली शानदार, इमोशन से भरी, स्टाइलाइज्ड वॉर स्टोरी। हाँ, एक सटीक ऐतिहासिक दस्तावेज शायद नहीं, एक ऐसा उदाहरण जो हमें सिखाता है कि सिनेमा और इतिहास के बीच फर्क कैसे समझे। बिल्कुल हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप 300 जैसी फिल्म देखते हैं तो क्या आप उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, या उसके पीछे छिपे नैरेटिव, राजनीति और रिप्रेजेंटेशन पर भी सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आज की जनरेशन को ऐसी फिल्मों को नए नजरिए से देखना चाहिए? अगर आपको यह पूरा टॉपिक का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे थॉटफुल और बैलेंस्ड वीडियो बनाने की ताकत देता है।